आज के इस विश्लेषण में सीधे चुनावी राजनीति की दुनिया में कदम रखते हैं। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर करोड़ों की विशाल आबादी खुद पर शासन कैसे करती है। दरअसल चुनाव सिर्फ ईवीएम का बटन दबाना नहीं है, बल्कि ये वो शक्तिशाली जरिया है जिससे आम लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और जब चाहें उन्हें सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। तो चलिए इस विशाल और दिलचस्प चुनावी मशीनरी को करीब से समझते हैं। सत्ता कैसे पलटती है, इसका एक बेहतरीन और जीता जागता उदाहरण 1987 के हरियाणा चुनाव है। उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। तभी चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नाम से एक आंदोलन शुरू किया और किसानों और छोटे कारोबारियों से एक बहुत बड़ा वादा किया, कर्ज माफी का। और नतीजा, इस एक वादे ने पूरी राजनीतिक हवा का रुख ही मोड़ दिया। चुनाव में उनकी शानदार जीत हुई और सत्तारूढ़ पार्टी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। ये साफ दिखाता है कि चुनाव कोई कागजी रस्म नहीं है, बल्कि सत्ता को एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपने का सबसे असरदार और सक्रिय तरीका है। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले, चुनाव जरूरी क्यों है, फिर एक चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने वाली शर्तें, उसके बाद राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के फायदे और नुकसान, फिर समझेंगे भारत की चुनावी मशीनरी को और आखिर में बात करेंगे बेहद ताकतवर स्वतंत्र चुनाव आयोग की। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आखिर चुनाव क्यों आवश्यक हैं, यानी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता। जरा भारत जैसे विशाल देश की कल्पना करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि देश के करोड़ों नागरिक हर रोज किसी बड़े मैदान में इकट्ठा हों और देश के हर छोटे बड़े फैसले पर वोट करें? जाहिर है, व्यावहारिक रूप से ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए शासन चलाने का एक रास्ता निकाला गया, प्रतिनिधित्व। लोग अपने बीच से कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनकी तरफ से फैसले लेते हैं और सरकार चलाते हैं। चुनाव ही वो पुल है जो आम इंसान को सत्ता से जोड़ता है। अब सवाल उठता है कि जब वोट डाला जाता है तो असल में चुना क्या जा रहा होता है। ये सिर्फ एक चेहरा चुनने की बात नहीं है, बल्कि इसमें 3 बड़े विकल्प छिपे होते हैं। पहला, संसद या विधानसभा में बैठकर कानून कौन बनाएगा। दूसरा, सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने की ताकत किसे मिलेगी। और तीसरा, सबसे खास, वो कौन सी विचारधारा या पार्टी होगी जिसकी नीतियां इस सरकार के कामकाज को दिशा देंगी। इन तीनों सवालों का सीधा जवाब चुनाव के नतीजों से ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने वाली शर्तें, यानी वो नियम जिनसे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। किसी भी चुनाव को सही मायनों में लोकतांत्रिक कहलाने के लिए 4 अहम शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। पहली और सबसे बुनियादी शर्त है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल। यानी देश के सबसे अमीर इंसान और एक दिहाड़ी मजदूर के वोट की ताकत बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। दूसरी शर्त है असली विकल्पों का होना। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए ताकि जनता के पास चुनने के लिए कुछ हो। तीसरी, चुनाव हर कुछ सालों के नियमित अंतराल पर होने चाहिए, क्योंकि सत्ता हमेशा के लिए किसी को नहीं दी जा सकती। और चौथी, सबसे जरूरी बात, पूरी प्रक्रिया बिना किसी डर या दबाव के बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दौरान माहौल काफी गर्म हो जाता है। इस कड़े मुकाबले के कुछ नुकसान भी हैं। समाज में गुटबाजी बढ़ती है, पार्टी पॉलिटिक्स हावी होती है और कई बार नेता सिर्फ जीतने के लिए एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछालते हैं। लेकिन अगर इसे दूसरे नजरिए से देखें तो इस प्रतिस्पर्धा का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। ये समाज में इनाम और सजा का एक बेहतरीन सिस्टम तैयार करती है। अगर चुने हुए नेता जनता के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो अगली बार उन्हें हार की सजा मिलेगी। यही डर और दोबारा जीतने की चाहत नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए मजबूर करती है। यानी मुकाबला भले ही कड़वा हो, लेकिन ये नेताओं की जवाबदेही जरूर तय करता है। चलिए अब चौथे हिस्से को समझते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली, जो अपने आप में एक बहुत ही विशाल मशीनरी है। इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया हवा में नहीं होती, इसे 4 बहुत ही व्यवस्थित चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले पूरे देश को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा के लिए कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। दूसरा काम है वोटर लिस्ट तैयार करना, ताकि यह साफ रहे कि वोट डालने का हकदार कौन है। इसके बाद तीसरा चरण आता है, जहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन या नॉमिनेशन भरते हैं। और फिर शुरू होता है जोरदार चुनाव प्रचार, जो सीधे मतदान के दिन तक जाता है, जब करोड़ों लोग अपना वोट डालते हैं।
इसी प्रणाली के भीतर एक बहुत ही खास और जरूरी व्यवस्था है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। लोकतंत्र तभी सच्चा है जब हर वर्ग की आवाज सुनी जाए। इसलिए जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इन तय सीटों से सिर्फ उन्हीं समुदायों के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि देश की संसद और विधानसभाओं में हर वर्ग की पर्याप्त और न्यायसंगत हिस्सेदारी हो। अब जरा इस प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव को देखते हैं। नामांकन के समय उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी सबको बतानी होती है, ताकि मतदाता एक समझदारी भरा फैसला ले सकें। और फिर आता है वोटिंग का दिन। इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर बटन दबाकर आम इंसान अपना अंतिम और सबसे ताकतवर फैसला सुनाता है। इस एक पर में देश की सारी राजनीतिक ताकत सिमटकर एक उंगली के पोर पर आ जाती है। अब आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, स्वतंत्र चुनाव आयोग, जिसे लोकतंत्र का रक्षक भी माना जाता है। भारत में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के कैसे हो जाते हैं? इस पूरी मशीनरी के पीछे है भारत निर्वाचन आयोग। ये एक बेहद ताकतवर और पूरी तरह से स्वतंत्र संस्था है। इसकी आज़ादी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और एक बार नियुक्ति हो गई तो ये आयोग किसी भी सरकार या सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह होता है। इस आयोग के पास गजब की शक्तियां हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर नतीजे आने तक पूरी की पूरी प्रक्रिया इसी के कंट्रोल में रहती है। सबसे अहम बात, ये आदर्श आचार संहिता लागू करता है, जिसका सीधा मतलब है कि सत्ताधारी पार्टी भी चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अगर आयोग को जरा भी भनक लग जाए कि किसी जगह पर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं या कोई धांधली हुई है, तो उसके पास उस चुनाव को रद्द करके दोबारा वोटिंग करवाने की पूरी ताकत है। खेल के नियम सबके लिए बराबर रखने का काम यही आयोग करता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत में चुनावी व्यवस्था की सफलता का सबसे बड़ा और पक्का सबूत ये है कि यहाँ सत्ता में बैठे ताकतवर दल, जिनके पास सारे संसाधन होते हैं, वो भी अक्सर चुनाव हार जाते हैं। सत्ता का ये शांतिपूर्ण बदलाव बताता है कि मशीनरी बिल्कुल सही काम कर रही है। हारने वाली पार्टियां भी बिना किसी हंगामे के अपनी हार को जनता का फैसला या जनादेश मानकर शालीनता से स्वीकार कर लेती हैं। इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता भी चुनाव हारने पर चुपचाप अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं और सिर झुकाकर जनता के फैसले को मान लेते हैं, तो यही लोकतंत्र की असली जीत होती है। ये सोचने वाली बात है कि क्या दुनिया का कोई भी दूसरा राजनीतिक सिस्टम एक आम इंसान के हाथ में इतनी शांत लेकिन इतनी विशाल ताकत देता है? शायद नहीं। और यही वो बात है जो हर एक वोट को बेहद खास और अमूल्य बनाती है। इस पूरे विषय को समझने के लिए साथ बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।